फ्यूचर के लिए सेविंग्स। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है। इसलिए मेरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस किताब में मैरी हंट ने बहुत से छोटे छोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है। इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो ज़रूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे। दरअसल मैरी हंट ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे ज़रूर ख़त्म कर दें। हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो। सबसे पहले उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे। मेरी हंट ने इस किताब में इस तथ्य पर भी चर्चा की है कि हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान्स के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचत कहते हैं। लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से बचत करें। पैसा निवेश करते वक्त समय निवेश अवधि का ध्यान जरूर रखिए। मतलब आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। याद रखिए कि कई सेविंग स्कीम और योजनाएं लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, यानी इस पीरियड में आप अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए किसी सेविंग स्कीम को चुनते वक्त लॉक इन पीरियड का ध्यान जरूर रखिए। इसके साथ ही कहीं भी पैसा लगाने से पहले निवेश विकल्पों की तुलना ठीक से करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस स्कीम या योजना ने बीते सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। निवेश का प्लान करते वक्त बहुत ज़्यादा समय के लिए या बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से भी बचें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इसके दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने निवेश की सही तरह से निगरानी कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपका निवेश सही रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप कुछ समय बाद उसके मैच्योर होने पर उसे कहीं और निवेश कर सकते हैं। मैरी हंट ने बताया है कि पैसे बचाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी खोला जा सकता है। बैंक में बचत खाता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। इसमें से जब ज़रूरत हो पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये पैसे अगर एफडी, एनएससी जैसी योजनाओं में डाल दें तो एक तय समय के लिए इन्हें नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए बचत खाता होना ज़रूरी है। बचत खाते में ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम सेट कर दें, यानी कि एक निश्चित रकम के बाद जो भी पैसा बढ़ेगा वो राशि एफडी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मान लीजिए आपने अपने बचत खाते की राशि 25,000 रुपये निर्धारित कर दी, तो आपके खाते में जब उससे ज़्यादा पैसा होगा तो वो ऑटोमेटिक एफडी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे बचत खाते से अधिक एफडी खाते में ब्याज की कमाई होगी। दोस्तों, खरीदारी के लिए डिस्काउंट कूपन, ऑफर और उपलब्ध अन्य योजनाओं का उपयोग भी ज़रूर कीजिए। ये कंपैरेटिवली कम पैसे में चीज़ें खरीदने में मदद करता है। आज ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। खर्च को कम करने के लिए उन प्रस्तावों का उपयोग कीजिए। इससे आपको अपने बिलों पर लगभग 10 से 20% की बचत करने में मदद मिलेगी। लालच से दूर। लेखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। पैसा बचाने के साथ साथ 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मैरी हंट ने लालच के बारे में भी काफ़ी चर्चा की है। मैरी हंट बताती हैं कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोष की स्थिति पैदा नहीं होने देता। ये डर का बहुत करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है, तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए। मैरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में हासिल करने की इच्छा भी इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है।
क्योंकि इस इच्छा की वजह से ही इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता। ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैजेट्स के बिना अधूरा है। लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा छोड़कर संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए। मैरी हंट बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतोषी है तो वो हमेशा उतने में खुश रहेगा जितना उसके पास है। लेकिन लालची व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ काफ़ी कम है और वो उससे कहीं ज़्यादा की आशा करता रहेगा। इसलिए संतोषी और लालची व्यक्ति एक समय पर एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। मैरी हंट ने गॉर्डन गेको का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार लालच की वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर हम बात करें गॉर्डन गेको की, तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म में एक डायलॉग था, ग्रीड इज गुड। ये डायलॉग काफ़ी प्रचलित हुआ। लोग सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़े। उस समय इतनी भीड़ देखी गई कि लोगों को टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ने लगा। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था? दरअसल इस फिल्म में बताया गया था कि लालच एक कैंसर की तरह है जो लोगों के परिवारों और सरकारों को भी नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये लालच ही है जो किसी बड़ी से बड़ी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। लालच आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है, फिर चाहे वो धन का लालच हो, प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो। वो हर तरीके से आदमी को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। असल में उन्होंने ये इस वजह से कहा क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। दरअसल उस समय वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लालच की वजह से स्थिति को बिगाड़ बैठी थी। उन्होंने तब ये भी कहा था कि अमेरिका दूसरी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन इसका व्यापार घाटा और राजकीय कोष घाटा किसी बुरे सपने की तरह ही है। गॉर्डन गेको की आंखों ने यह भी बताया कि लालच अच्छा है क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसलिए मैरी हंट कहती हैं कि हमें जितना हो सके उतना लालच से दूर रहना चाहिए। अब लालच से दूर रहने के लिए भी मैरी हंट ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनका इस्तेमाल करके लालच की पकड़ को कमज़ोर किया जा सकता है। दरअसल मैरी हंट ने सुझाव दिए हैं कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़कर अपना दिल नरम करना चाहिए और जिन लोगों को सच में पैसों की ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमारे दिल में इतना प्रेम भाव रखना चाहिए कि हमारे दिल में मौजूद लालच अपने आप खत्म हो जाए। यानी कि दूसरों को अपनी तुलना में ऊपर रखो, जब उनको ज़रूरत हो तब उनकी मदद करो। दोस्तों, देने का भाव लालच की पकड़ को कमज़ोर करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इन सब के बीच मैरी हंट ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को अगर मदद दें तो वो और भी बेहतरीन हो सकती है। मैरी हंट का कहना है कि किसी को सिस्टमैटिक तरीके से मदद दें, जैसे कि आप उनके बिल भर सकते हैं, उनकी सेविंग्स में कुछ मदद कर सकते हैं या उनका पेट्रोल का टैंक भर सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि जब भी आप किसी को देना शुरू करें तो आपका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आपके इरादे एकदम पक्के होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। कभी भी किसी को किसी मजबूरी या फिर किसी भी तरीके के दबाव में आकर कोई भी उपहार मत दीजिए या उसकी मदद मत कीजिए। याद रखिए, जब भी किसी की मदद कीजिए पूरे चेयरफुल तरीके से कीजिए ताकि आपसे मदद लेने वाले लोग भी हमेशा आपको याद रखें। दोस्तों, हमें तब कितना गुस्सा आता है जब वास्तव में पैसों की ज़रूरत हो लेकिन पर्स खाली मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ज़्यादा या कितने कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को समझदारी के साथ खर्च करना ही एक अच्छा उपाय है जिससे आप बहुत से पैसे बचा भी सकते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ अपनी इस किताब में इस बात की भी चर्चा की है कि किसी को भी अपने जीवन में गैर ज़रूरी खर्चों को कैसे कम करना चाहिए। इस बात को हम ही जानते हैं कि ये गैर ज़रूरी खर्चे ही हैं जो हमें सेविंग्स करने से रोक देते हैं।
मेरी हंट का कहना है कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जीवन के जो ये गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि सभी ज़रूरी खर्चे अगर मेंटेन करके किए जाएं तो इन खर्चों से ही सेविंग निकल सकती है, क्योंकि इन खर्चों में मुख्य रूप से किराए, किराने के बिल, फ़ोन और कार के बिल मौजूद होते हैं। हालांकि जब हम ये मान लेते हैं कि वही हमारे एकमात्र ज़रूरी खर्चे हैं और इन्हें हम अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ाते रहते हैं, तो ये खर्चे इर्रेगुलर बन जाते हैं। खर्चे और भुगतान जो हम हर महीने करते हैं आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब ये खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये समस्या बनने लगते हैं। ऐसे में मैरी हंट ने बताया है कि अपने खर्चों और आमदनी पर नज़र रखिए, जिससे आपके सामने आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन की एक क्लियर पिक्चर आएगी। रसीदें संभाल कर रखिए या बजट लिखने के लिए बनाई गई नोटबुक में अपनी खरीदारी लिखिए। अपने हर महीने के बिल की एनालिसिस कीजिए और इन खर्चों को अपने बजट में जोड़िए। कैटेगरी के अनुसार अपनी खरीदारी को मेंटेन करें, जैसे फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट। एक बार आप अपनी खरीदारी पर कुछ समय तक नज़र रखें और फिर हर कैटेगरी के लिए एक मंथली या वीकली लिमिट बनाएं। ध्यान रखें, कुल बजट आपके उस समय की आमदनी से कम होना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए भी कुछ राशि छोड़ दें। इसी तरह बुद्धिमानी से बचत करने के फैसले से हाथों हाथ बचत होती है। बजट के द्वारा आप हर महीने जितनी पूंजी जमा करते हैं उसे एक सेविंग अकाउंट या अन्य ब्याज देने वाले इन्वेस्टमेंट में लगाइए। जितनी ज़्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ही अधिक बेहतर होती जाएगी। इसके साथ ही मैरी हंट ने सुझाव देते हुए बताया है कि एक आपातकालीन फंड जमा कीजिए। एक IRA अकाउंट खोलिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स व्यवस्थित कीजिए और एक सप्ताह के लिए भोजन की योजना बनाइए। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग कर लाखों करोड़ों जीतते हैं, पर फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैरी हंट ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना पैसा व्यवस्थित रूप से खर्च कर सकते हैं, तो हमारे साथ चलिए अगले एपिसोड में। कैसे बनाएं अपना बजट। दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे बचाने की, तब अक्सर लोग गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेहतरीन बजट होता है। क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने में और यहाँ तक कि अधिक खुश और अधिक रिलैक्स्ड व्यक्ति बनने में भी सहायता मिल सकती है। आपकी सिचुएशंस के आधार पर यह भी हो सकता है कि एक उचित बजट द्वारा आपको खर्च कम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसकी जगह आपको हो सकता है कि अधिक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो सकते हैं। ये बजटिंग का पहला नियम है और सच कहें तो एकमात्र नियम है। अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुत ही आम बात है। बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी ना कभी ये बजट टूट ही जाता है। बात तो काफ़ी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, चाहे आपने पहले से उसे बनाकर रखा भी हो। अपनी खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदें इकट्ठा कर लीजिए, जिनसे आप एक सही सही एस्टिमेट लगा सकें कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में निजी फाइनेंस सॉफ्टवेयर तेजी से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बजट बनाने के बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में सहायता कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसी एनालिटिक्स भी दे सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य के कैश फ्लो का अंदाज़ा लगा सकें और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें।
क्या आपका कोई फिक्स्ड वेतन है जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रति माह या प्रति सप्ताह घर ले जाने के लिए कितना मिलता है? क्या आप फ्रीलांसर हैं जिसका वेतन हर महीने बदलता रहता है? एक साल का विवरण लिख लेने से आपको अपनी औसत मासिक आय का अंदाजा लगाने में सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर हैं, तब ये ध्यान रखिएगा कि आप जो घर ले जाते हैं उसको आपकी आय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप प्रति माह 25,000 रुपये घर ले जाते हों, मगर इसमें से टैक्स नहीं कटा है। पता लगाइए कि आपको कितना टैक्स देना है और सही आंकड़ा जानने के लिए उसमें से टैक्स की राशि को घटा दीजिए। अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तब संभावित टैक्स रिफंड को अपनी कुल आय में मत जोड़ लीजिएगा। आपकी मासिक आय में केवल वही दिखना चाहिए जो आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। अगर आपको टैक्स रिफंड मिल ही जाता है, तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। आपके बजट को दो ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक व्यय जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरेलू सामान। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते तथा जो ऑप्शनल होते हैं। इसमें बचत, मनोरंजन, छुट्टियों का फंड तथा अन्य एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचाकर आप टैक्स में कमी ला सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपके रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैच कराती हैं, जिससे आपकी बचत और भी अधिक हो जाती है। आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है, मगर बजट के अंदर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप हर साल छुट्टियों पर जाते हैं, तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या प्रोडक्ट का आनंद लेते हैं, तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साप्ताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महंगी वाइन का शौक है, तब अपने इन शौकों की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, ताकि आप इन पर महीने या 2 महीने में एक बार ही खर्च करें। जेनेरिक ब्रांड्स का इस्तेमाल करके और अधिकतर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए किसी सस्ते फ़ोन प्लान पर स्विच करके, अपने टेलीविज़न के पैकेज को कम करके या अपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को सुधार कर देखिए कि क्या आप अपने फिक्स्ड खर्चों को कम कर सकते हैं। क्रेडिट को मेंटेन कीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैरी हंट अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के नए फार्मूले सिखा रही हैं, और ये फार्मूला अपनाकर कैसे कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है और लोन लेने के लिए एक सही स्कोर कार्ड तैयार कर सकता है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो ज़रूर उधार के जाल से निकल सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बड़े और प्रतिष्ठित बैंक उन्हें इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद उन्हें ज़्यादा ब्याज पर अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि लोगों को फ़ोन कर लोन देने की पेशकश करने वाले बैंक आपको इसके लिए क्यों मना कर देते हैं? इसका बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। अगर आपने समय पर लोन नहीं भरा है या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान समय पर नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपका सिबिल स्कोर खराब है। चलिए, पहले अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट समरी बनाता है। जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तब लोन देने वाले आपके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को जांचते हैं। लोन्स और क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके भुगतानों के रिकॉर्ड्स को मासिक आधार पर बैंकों और अन्य कर्जदाताओं द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर रिकॉर्ड तैयार होता है। अगर आपने किसी लोन का सेटलमेंट किया है या आप पर कोई राशि बकाया है, तो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये जानकारी लोन देने वाले तक पहुंच जाती है, जो आपके लोन आवेदन का मूल्यांकन करने और उन्हें मंजूरी देने में बड़ी मददगार साबित होती है।
इससे ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपको किसी भी तरह का लोन मिलने का चांस बहुत ही कम है। इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आपको अपना स्कोर ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका स्कोर जितना ज़्यादा होता है आपके लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। ये भी याद रखिए कि उतना ही लोन लें जितना कि आप समय पर चुका पाएं। आप अपनी ईएमआई समय पर चुकाएं। अगर आप अपनी किस्तों को अक्सर ही निश्चित समय अवधि में चुकाने में चूक जाते हैं तो एक रिमाइंडर तय करें, या बेहतर होगा कि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमत्तापूर्ण और निरंतर उपयोग आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल लोन भी आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो लोग समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाते वो अक्सर लोन सेटलमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस लोन से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये धारणा पूरी तरह गलत है। इससे आपको बैंकों से आने वाले फोनों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस माध्यम से बैंकों की कुछ रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये सेटलमेंट सिबिल रिपोर्ट में जरूर दिखाई देगा। अब आप अगले 7 साल तक कोई लोन नहीं ले पाएंगे। 7 साल बाद आपका नाम इस सिबिल रिपोर्ट से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम रहेगी कि आपको लोन देने से पहले बैंक बारीकी से विचार करे। जिस तरीके से क्रेडिट स्कोर की गणना क्रेडिट कार्ड कैलकुलेशन से की जाती है, उसमें समय पर भुगतान का सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है। समय पर भुगतान करने से आपका स्कोर बढ़ता है। यदि आप देर करते हैं तो इसमें कमी आती है। देरी से भुगतान करने पर फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या आपकी ईएमआई, उसका आपके क्रेडिट इतिहास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उधारदाता इसे पसंद नहीं करते हैं। इसके कम होने के बहुत से कारण हैं, जिन्हें हम हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट में बांट सकते हैं। जैसे हाई इम्पैक्ट, ये हमारे स्कोर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम किसी कारण से लोन की रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट तक न करने पर भी यह हमारा स्कोर कम कर देता है। जब हम मिनिमम पेमेंट ड्यू भी पे नहीं करते हैं तो लोन या क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ डिस्प्यूट होने से, जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन, इनकरेक्ट फीस चार्ज आदि। ये हमारे स्कोर पर बुरा प्रभाव डालता है। मीडियम इम्पैक्ट, दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे स्कोर पर मध्यम स्तरीय प्रभाव डालता है। दरअसल जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिक्योर्ड लोन्स बहुत कम या नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे क्रेडिट स्कोर पर मीडियम इम्पैक्ट डालता है। हम अपने मिले हुए क्रेडिट लिमिट या लोन लिमिट का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और हम 80 से 90 हज़ार हर महीने खर्च कर देते हैं तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्कोर पर पड़ता है। कम समय में बहुत सारे लोन ले लेने पर, जैसे मान लीजिए कि हम 6 महीने में 4 से 5 लोन ले लेते हैं, तो ये भी हमारा स्कोर खराब करेगा। लो इम्पैक्ट, यह हमारे स्कोर पर कम प्रभाव डालता है। कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी करने पर भी यह हमारे स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। दरअसल जब भी हम कहीं से लोन अप्लाई करते हैं तो वो क्रेडिट ब्यूरो से उस व्यक्ति का क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर लेते हैं। ये उस क्रेडिट ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इसलिए कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। बार बार क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी स्कोर खराब होता है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जो क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। जैसे जॉइंट लोन लेने पर अगर कोई पेमेंट टाइम पर नहीं होता है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये दोनों के क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोन की रीपेमेंट कौन कर रहा है, चाहे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या दोनों। पेमेंट ना होने पर दोनों के स्कोर पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही नियम है जॉइंट क्रेडिट कार्ड का भी। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट समय से ना होने पर दोनों कार्ड होल्डर्स के स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के केस में भी अगर पेमेंट की डिफ़ॉल्ट दोनों कार्ड होल्डर में से जो भी करे, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा।
अगर हम किसी लोन के गारंटर हैं और वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो कोई डिफ़ॉल्ट कर दे तो ये भी हमारा स्कोर ख़राब कर देगा, क्योंकि हमने उस लोन की गारंटी ली थी। इसके अलावा बैंक हमें उस लोन की भरपाई भी करने को कहेगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके नाम पर हमने लोन लिया है और हम उस कंपनी के मालिक हैं या उसमें पार्टनर हैं या फिर डायरेक्टर या प्रोप्राइटर वगैरह हैं, और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लोन का पूरा पेमेंट कर देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ठीक से अपडेट नहीं हुई होती है और वो लोन ओपन दिखा रहा होता है या पेमेंट ड्यू दिखाता है, तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब कर देता है। इसलिए हमें अपना सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए हर वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उधारी के नियम।